गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में आपने रैंक ऑफ यूनिट सेल पढ़ा। रैंक ऑफ यूनिट सेल, इसमें आपने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 4 और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 6 आया था। ये आपने कैलकुलेट किए थे और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको ये वैल्यूज़ लर्न करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उसमें ये काम में आते हैं। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप्स ऑफ वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सपोज एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करें। इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में अगर आप किसी पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करें, सपोज मैंने ये वाला एटम कंसीडर किया, ये पीछे वाले कॉर्नर का एटम, तो इस एटम के साथ कितने एटम्स कांटेक्ट में हैं? इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, केवल इस यूनिट सेल का अगर आप देखें तो ये वाला कॉर्नर एटम, ये वाला कॉर्नर एटम और ये वाला कॉर्नर एटम इस पीछे वाले कॉर्नर एटम को कांटेक्ट कर रहे हैं। ये वाले कॉर्नर एटम इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, केवल ये 3 कॉर्नर एटम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के इसको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कांटेक्ट में एटम्स हैं, इनको हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट नेबर एटम्स। ये नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में किसी पर्टिकुलर एटम के जितने टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स। Number of nearest neighbor atoms is called coordination number for a particular atom in the given arrangement of the spheres. तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट में देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होते हैं। पहला हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सपोज कॉर्नर पर कोई एटम है और इस एटम के साथ हमें देखना है कितने अदर एटम्स कांटेक्ट करेंगे। दैट विल बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप कोई भी कॉर्नर एटम कंसीडर करें, उसके सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट है अदर एटम्स के वो सिमिलर होंगे। तो आप कोई भी कॉर्नर एटम कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज हमने ये कॉर्नर एटम कंसीडर किया है, इस कॉर्नर एटम के लिए कितने अदर एटम्स इसको कांटेक्ट करेंगे? हम केवल वही एटम्स इसमें शो कर रहे हैं जो इस एटम को कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, जैसे इसके नियरेस्ट नेबर में कौन सा एटम है जो इसके एडजेसेंट कॉर्नर पर है। इसके एडजेसेंट कॉर्नर पर अदर एटम ये है, अदर एटम ये है।
तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इस कॉर्नर एटम को ये 3 एटम कांटेक्ट कर रहे हैं, बट ये पूरा स्पेस लैटिस नहीं है, ये केवल उस स्पेस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है। अगर हम ओवरऑल स्पेस लैटिस कंसीडर करें तो यहाँ साइड में भी यूनिट सेल होगा, इस तरह से, और यहाँ साइड में जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का ये वाला कॉर्नर एटम इस एटम को कांटेक्ट करेगा। पीछे वाले यूनिट सेल कंसीडर करें, तो पीछे वाले यूनिट सेल में ये वाला एटम इसको कांटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसके पीछे भी यूनिट सेल्स हैं और इसके ऊपर भी यूनिट सेल्स होंगे, और ऊपर वाले यूनिट सेल में ये वाला जो एटम होगा इसके एडजेसेंट कॉर्नर पर, ये भी इस वाले कॉर्नर एटम को कांटेक्ट करेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर एटम को कंसीडर करें, उसको कांटेक्ट करने वाले अदर एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एलिमेंटल सॉलिड के लिए, अदर टाइप के एटम्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, वॉइड में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप कोई भी कॉर्नर एटम कंसीडर करेंगे, हर कॉर्नर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसके बाद देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में इस तरह से अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। इस तरह से, तो यहाँ पार्टिकल्स सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। as well as at the body center। अब इस अरेंजमेंट में भी आप कोई भी एटम कंसीडर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए, बट आसानी से समझ में आ सके आपको इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, तो हम ये वाला एटम कंसीडर कर रहे हैं बॉडी सेंटर पर जो प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है, ये कौन कौन से एटम्स को कांटेक्ट करेगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कॉर्नर्स एटम को ये कांटेक्ट करेगा। ये कैसे बनता है? आप ऐसे समझ सकते हैं, एक क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर सेम साइज़ का एक और एटम आप फिट कर दें, तो वो एटम क्या करेगा? कॉर्नर एटम को एक्सपेंड कर देगा और खुद बॉडी सेंटर पर जाकर फिट हो जाएगा। तो ये वाला जो एटम होगा, सारे जो 8 कॉर्नर हैं इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के, इन 8 के 8 कॉर्नर एटम्स को कांटेक्ट करेगा। तो इस यूनिट सेल के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, बीसीसी यूनिट सेल के लिए ये होगा 8। सिमिलरली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, आप कोई एक फेस सेंटर के एटम को कंसीडर करें। ये सपोज
इस पर्टिकुलर एटम फेस सेंटर एटम के लिए ये एफसीसी अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक एटम है फेस सेंटर पर, इसके लिए हमें एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है। दैट इज़ आपको देखना है कि इस फेस सेंटर वाले एटम को स्पेस लैटिस के कितने अदर एटम्स कांटेक्ट करेंगे। तो ये फेस सेंटर पर एटम है, तो जितने भी इस फेस के कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हैं, ये एडजेसेंट एटम्स हैं इसके, ये सारे एटम्स इसको कांटेक्ट करेंगे। ठीक, इसके अलावा इस पर्टिकुलर फेस को कांटेक्ट करने वाले अदर फेस सेंटर के एटम्स, तो इस फेस को कांटेक्ट करने वाले अदर फेस कौन से हैं? ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, रियर फेस एंड फ्रंट फेस। ये अपोजिट फेस इसको कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स कौन कौन से होंगे? ये वाला एटम इसको कांटेक्ट करेगा, इस फेस सेंटर का एटम भी इसको कांटेक्ट करेगा, रियर फेस सेंटर का एटम इसको कांटेक्ट करेगा, और ये जो फ्रंट फेस सेंटर का एटम है वो भी इसको कांटेक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में ये 4 and 4 8 एटम्स हैं जो इस एटम को कांटेक्ट कर रहे हैं। बट अभी हमने पूरा स्पेस लैटिस कंसीडर नहीं किया, केवल इसी यूनिट सेल के एटम्स को कंसीडर किया। अब हम इसके साइड वाले यूनिट सेल को भी कंसीडर कर रहे हैं अगर, तब हमें इसका ओवरऑल कांटेक्ट करने वाले नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे, और उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एटम। अब इस यूनिट सेल के लिए, जैसे इस यूनिट सेल में एडजेसेंट फेस वाले सेंटर के एटम्स इसको कांटेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह इस फेस के एडजेसेंट फेस सेंटर एटम भी इसको कांटेक्ट करेंगे दूसरे यूनिट सेल के। ये वाले 4 एटम्स। तो इस तरह से एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम इस पर्टिकुलर एटम को कांटेक्ट करेंगे वो हैं 4 + 4 + 4, टोटल 12 एटम्स। तो हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एफसीसी यूनिट सेल के लिए कितना होगा? 12। एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। समझ में आ गया होगा। इसके बाद एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। एचसीपी यूनिट सेल, तो पहले एचसीपी यूनिट सेल में आप देखें अरेंजमेंट किस तरह से होता है। हम ये वाला एटम इसका कंसीडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए। तो इस एटम को कांटेक्ट करने वाले अदर एटम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर वाला यूनिट सेल कंसीडर करेंगे और ये सेम यूनिट सेल कंसीडर करेंगे एटम्स के अरेंजमेंट देखने के लिए। तो इस प्लेन के बाद जो नेक्स्ट एटम्स होते हैं अरेंज, आपको पता है लास्ट क्लास में आपको बताया था एचसीपी यूनिट सेल का अरेंजमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ये नीचे 3 एटम्स होंगे और इसके ऊपर वाला जो यूनिट सेल है यहाँ भी 3 एटम्स होंगे। इस तरह से। तो अब आप देखें इस पर्टिकुलर एटम को कौन कौन से एटम कांटेक्ट करेंगे एचसीपी यूनिट सेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी यूनिट सेल के लिए भी 12। ठीक, तो आपने देखा एफसीसी और एचसीपी एलिमेंटल यूनिट सेल में
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम है और किसके बराबर है 12 एंड 12। दैट इज़ किसी भी पर्टिकुलर एटम को 12 नियरेस्ट नेबर एटम्स कांटेक्ट करेंगे इन एफसीसी यूनिट सेल एज वेल एज इन एचसीपी यूनिट सेल। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको वैल्यूज़ लर्न करनी है हर टाइप के यूनिट सेल के लिए इन केस ऑफ एलिमेंटल सॉलिड। एलिमेंटल मीन्स अदर एलिमेंट के एटम्स इसमें प्रेजेंट नहीं हैं और इनमें जो फ्री स्पेस है वहाँ भी कोई अदर एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड में चेक करना है तो जो अभी हमने आपको एफसीसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम के लिए हो भी सकते हैं सेम और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा गिवन है, तो वो आपको कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है, तो आपको कंपाउंड के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। जो अभी हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताए हैं वो केवल एलिमेंटल सॉलिड के केस में है, जिसमें कि जो यूनिट सेल बनाए गए हैं उन यूनिट सेल में एटम्स पर्टिकुलर यूनिट सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है और उनके फ्री स्पेस में भी कोई एटम नहीं है और अदर एलिमेंट का भी कोई एटम उसमें प्रेजेंट नहीं है। उस केस में वो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे और आपको ये याद भी रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट। तो वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होते हैं? देखिए, आप कोई भी अरेंजमेंट एटम का स्फीयर्स का कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर लें। इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए इनके सेंटर को मिलाने से ये जो यूनिट सेल दिख रहा है हमें, इस यूनिट सेल में ये जो डायमेंशन से जो एनक्लोज्ड हो रहा है शेप, ये यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में आप देखें इसका कंप्लीट वॉल्यूम एटम से ऑक्यूपाइड नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्री स्पेस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो क्योंकि ये स्फेरिकल एटम्स का अरेंजमेंट होता है, कोई भी यूनिट सेल आप बनाएं या कोई भी स्पेस लैटिस कंसीडर करें, तो कभी भी उस पर्टिकुलर स्पेस को आप 100% फिल नहीं कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं फ्री स्पेस आपको मिलेंगे। अब ये जो फ्री स्पेस होते हैं स्पेस लैटिस में अमंग्स्ट द एटम्स, इन फ्री स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। तो आप कह सकते हैं ये वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट क्या है? फ्री स्पेस। अमंग्स्ट द एटम in the space lattice called void। अब इन void को हम क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है कि जो फ्री स्पेस या void बन रहा है वो जिन एटम से बन रहा है उन एटम्स के सेंटर को मिलाने पर कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। अगर एटम के सेंटर को मिलाने पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगुलर वॉइड कहलाएगा। क्यूब फॉर्म हो रहा है, क्यूबिक वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, टेट्राहेड्रन वॉइड कहलाएगा। इस तरह से हम वॉइड का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ वॉइड्स, यहाँ हम इसको सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन 2 डायमेंशनल वॉइड।
टू डायमेंशनल वॉइड्स क्या हैं? फर्स्ट, ट्राइंगुलर वॉइड, या ट्राइंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड। अब ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड कैसे बनेगा? तो जिन एटम से ये फ्री स्पेस एनक्लोज्ड होगा उन एटम के सेंटर को मिलाने पर क्या फॉर्म होना चाहिए? ट्राइंगल, तब वो कहलाएगा ट्राइंगुलर वॉइड। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट हम देखें, तीन एटम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इस तरह से अरेंज कर दें, तो इन एटम्स को अरेंज करने के बाद अगर आप इनके सेंटर को ज्वाइन करें, इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ज्योमेट्री जो फॉर्म हो रही है ये एक ट्रायंगल है। अब इस ज्योमेट्री से ये जो बीच का फ्री स्पेस जो एनक्लोज्ड हो रहा है इस ज्योमेट्री में, ये फ्री स्पेस कहलाता है ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। अब इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं ट्रायंगुलर वॉइड है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया है कि ट्रायंगुलर वॉइड है और उसमें पर्टिकुलर एटम फिट है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आपने पढ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो अगर मान लीजिए ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है इन तीन एटम से एनक्लोज्ड होकर, तो अगर इस ट्रायंगुलर वॉइड में इसके साइज का कोई एटम रख दें तो उस एटम को कितने एटम्स कांटेक्ट कर पाएंगे? 1 2 3, तीन एटम कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें जो वॉइड में एटम होगा उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड में होना चाहिए 3। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस ट्रायंगुलर वॉइड में जो एटम रखा हुआ है उसको कांटेक्ट करने वाले जो नंबर ऑफ एटम्स हैं टोटल वो 3 होंगे। सेकंड टाइप है टू डायमेंशनल वॉइड में स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब स्क्वायर प्लेनर वॉइड कैसे बनना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन में 4 एटम्स को आप इस तरह से अरेंज करें, एक दूसरे को कांटेक्ट में रखते हुए। इस तरह से। अब अगर आप इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस स्क्वायर से एनक्लोज्ड ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को कहेंगे स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा अगर यहाँ पर कोई एटम रख दिया जाए? 4। इन 4 एटम्स को कांटेक्ट करेगा बस। अगर यहाँ पर कोई एटम रख देंगे आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड में तो ये इन 4 एटम्स को ही कांटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर रखे हुए एटम के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा।
तो ये 2 डायमेंशनल वॉइड के क्लासिफिकेशन थे, ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड एंड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और स्क्वायर प्लेनर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखते हैं 3 डायमेंशनल वॉइड की क्लासिफिकेशन। थ्री डायमेंशनल वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड में टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? इसके लिए आपको 3 एटम प्लेन में इस तरह से अरेंज करने होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्राइंगुलर वॉइड बनाते हुए। ये 3 एटम ट्राइंगुलर वॉइड बनाते हुए रख दिए। अब इन 3 एटम के ऊपर एक और एटम आप इस तरह से अरेंज कर देंगे और ये जो 4 एटम के बीच में यहाँ जो फ्री स्पेस डेवलप हुआ ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका आप एक्सप्लोडेड स्ट्रक्चर अगर बनाए तो इस तरह से दिखा सकते हैं हम। ये इस तरह से मान लीजिए ये ए, बी, सी और ये वाला एटम है डी। ठीक है, तो अब अगर आप इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, देखिए इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए इनके बीच में ये जो फ्री स्पेस डेवलप हुआ इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। यह टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम रखा जाए, कोई एटम टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4, क्योंकि केवल इन 4 एटम्स को ही कांटेक्ट करेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में रखे हुए किसी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 लेना है आपको। इसके बाद 3D वॉइड में सेकंड क्लासिफिकेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होगा? देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करने के लिए आपको 3 एटम इस तरह से कंसीडर करने हैं प्लेन में ट्राइंगुलर वॉइड बनाते हुए। इस तरह से, और इन 3 एटम के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर एक और ट्राइंगुलर वॉइड बनाते हुए प्लेन में एटम रखेंगे, लेकिन इस तरह से आपको अरेंज करना है। इस तरह से, ठीक। अगर आप देखें
ये नीचे वाले जो एटम्स हैं इनके अगर आप सेंटर को मिलाएं तो इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और जो ऊपर वाला एटम है इसके अगर आप सेंटर को मिलाएं तो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म होगा, जिसके वर्टिसेस नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस के अपोजिट जाएंगे। इस तरह से तो सेंटर को ज्वाइन करने पर नीचे वाले प्लेन के 3 एटम्स और ऊपर वाले प्लेन के 3 एटम्स में कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनना चाहिए, स्टार टाइप की। तब इनके बीचों बीच ये जो फ्री स्पेस डेवलप हुआ, यहाँ पर इस फ्री स्पेस को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप इस तरह से इसका एक एक्सप्लोडेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये एक्सप्लोडेड स्ट्रक्चर है इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, इस तरह से। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में इस तरह से दिखाई देगा, और इसी का एक्सप्लोडेड व्यू आप इस तरह से बना सकते हैं। और इस व्यू में अगर आप देखें तो अगर इन सेंटर को मिला दें एटम्स के तो आपको एक ऑक्टाहेड्रन बना हुआ दिखाई देगा। इस तरह से तो इसी को आप स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। अब अगर कोई एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम के लिए? 1 2 3 4 5 6 एटम को कांटेक्ट करेगा, इसके नियरेस्ट नेबर 6 होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने वाले किसी पर्टिकुलर एटम के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है पर्टिकुलर वॉइड में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, ये वॉइड के करस्पॉन्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, चाहे कंपाउंड में दिया हो आपको अरेंजमेंट या एलिमेंटल सॉलिड में अरेंजमेंट दिया हो वॉइड का, इन वॉइड के एटम्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होंगे। लेकिन इसके पहले जो हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये केवल एलिमेंटल यूनिट सेल के लिए कंसीडर किए गए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड पर, 3 डायमेंशनल वॉइड का थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड क्या होगा? इस तरह से अरेंजमेंट है, आप एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसे बनाते हैं उस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर लें। इस तरह से ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया।
इस तरह से। तो अब ये जो एटम्स हैं, इस अरेंजमेंट में इन एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करने पर एक क्यूब फॉर्म हो रहा है। तो इसमें ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को आप क्या नाम देंगे? हाँ, क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करने वाले किसी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ कोई एटम रखेंगे तो कितने एटम्स को कांटेक्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करने वाले किसी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो इस तरह से हमने वॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखा और उन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने वाले किसी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखा कितना होगा। इन सब का यूज़ होगा जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे कि किस वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल, इस एफसीसी यूनिट सेल में वॉइड्स की पोजीशन क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो हम यहाँ एफसीसी यूनिट सेल में केवल एक क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। आप एज्यूम करेंगे वो एफसीसी यूनिट सेल है और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें एटम्स का अरेंजमेंट है। दैट इज़ एटम्स सारे कॉर्नर्स पर होंगे और कॉर्नर्स के अलावा हर एक फेस के सेंटर पर। ठीक, तो इसमें हम एफसीसी यूनिट सेल के एटम्स नहीं शो कर रहे हैं, केवल हम वॉइड्स की पोजीशन शो कर रहे हैं एज्यूम करके कि ये एफसीसी यूनिट सेल है। तो इस एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन होगी वो होगी हर एक एच सेंटर, हर एक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर मीन्स बॉडी डायगोनल के कटिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें क्या क्या पोजीशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। in FCC unit cell at each H center and at body center। ठीक है, तो अब अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल काउंट करें तो कितने होंगे? देखिए, आपको पता है एच सेंटर पर कोई एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन केवल 1/4 होता है। तो अगर एच सेंटर पर वॉइड है तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, और बॉडी सेंटर पर जो वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल काउंट करें
तो कितने होंगे? एजेस टोटल हैं 12 और हर एक एज पर जो वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन है 1/4 प्लस एक वॉइड है बॉडी सेंटर पर जिसका कंट्रीब्यूशन है फुल 1। कितना आ गया? 3 + 1 = 4। इसका क्या मीनिंग हुआ? FCC यूनिट सेल में पर यूनिट सेल इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो ये FCC यूनिट सेल में वॉइड्स की पोजीशन है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन देखते हैं FCC यूनिट सेल में। Position of tetrahedral voids in FCC unit cell। FCC यूनिट सेल को एक क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से सपोज ये FCC यूनिट सेल है, तो FCC यूनिट सेल इसके हमने लेटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया है, एज्यूम कर रहे हैं ये FCC यूनिट सेल है। अब इसमें हम वॉइड्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो वॉइड्स की पोजीशन है ये इसमें देखिए, ये जो बॉडी डायगोनल है सारे बॉडी डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरह से ये बॉडी डायगोनल है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होगी, बॉडी डायगोनल का ये कटिंग पॉइंट है, ये बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट है हर एक बॉडी डायगोनल का। तो ये पूरे बॉडी डायगोनल को ये मिड पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। अब इसका फिर हाफ डिवीज़न देखें, यहाँ से इस पॉइंट पर होगा, यहाँ पर ये। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से आप कह सकते हो कॉर्नर से ये बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस है। कॉर्नर से मेज़र करें तो नियरेस्ट कॉर्नर से। सिमिलरली इस बॉडी डायगोनल के लिए भी यहाँ 1/4 डिस्टेंस, इस बॉडी डायगोनल की 1/4 डिस्टेंस कॉर्नर से, इस बॉडी डायगोनल की कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस। ये तो ये जो पोजीशंस हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन है FCC यूनिट सेल में।
और ये कहाँ है। अगर आप इसकी डायमेंशन सपोज इस क्यूब की एजेस स्मॉल ए कंसीडर कर लें, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, a√3, और ये a√3 का 1/4 पार्ट है। तो टू टेट्राहेड्रल वॉइड at each body diagonal तो हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। और अगर आप इसकी डिस्टेंस बताना चाहें तो ये होगी कॉर्नर से a√3/4 की डिस्टेंस पर। a√3/4 तो कॉर्नर से ये डिस्टेंस मेज़र की a√3/4। इसी तरह से इस कॉर्नर से ये a√3/4, ये भी a√3/4 होगा, ये भी a√3/4 होगा। यहाँ नीचे वाले कॉर्नर से ये a√3/4, 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 a√3/4। तो इसका यूज़ होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्टेंस याद रखनी है आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है एफसीसी यूनिट सेल में, कॉर्नर से नियरेस्ट कॉर्नर से a√3/4 की डिस्टेंस पर होगा। और हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। अब ये चूँकि ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है और ये एम्बेडेड हैं, इस यूनिट सेल के अंदर हैं, यूनिट सेल के बाहर नहीं है, सरफेस पर नहीं है, तो अदर किसी यूनिट सेल को ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इनका फुल कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे। तो इस बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एफसीसी यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 8 × 1 = 8। ये 8 वॉइड हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 है। तो इफेक्टिवली 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर एफसीसी यूनिट सेल। तो ये काउंटिंग याद रखनी है। एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 4। और एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें, एफसीसी यूनिट सेल के लिए Z वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, ये आपने Z वैल्यू कैलकुलेट की थी एफसीसी यूनिट सेल के लिए, कितनी आई थी, 4। अब इस Z वैल्यू रैंक ऑफ यूनिट सेल और टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर में क्या रिलेशन है, देखिए एफसीसी यूनिट सेल Z वैल्यू 4 है और इसके लिए पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 के बराबर है, पर यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, 4 के डबल, दैट इज यूनिट सेल की रैंक के सेल कांस्टेंट के डबल। तो कोई भी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर अगर है ऑफ n एटम्स, उसके लिए जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सेल कांस्टेंट के बराबर या रैंक ऑफ यूनिट सेल के बराबर, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने एटम से वो क्लोज्ड पैकिंग बनी है, दैट इज़ जो उसकी यूनिट सेल कांस्टेंट है, उसके डबल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। For a closed packed arrangement
of n atoms number of octahedral voids equal to n number of tetrahedral voids equal to 2n। तो पर एटम अगर n की वैल्यू 1 ले लें तो पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होंगे। और n एटम से क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n। इसका क्या मीनिंग हो गया? फॉर FCC यूनिट सेल Z इक्वल टू 4 होगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू Z4 number of tetrahedral voids equal to 2Z 2 into 4 equal to 8 for HCP unit cell HCP यूनिट सेल में Z की वैल्यू कितनी होती है 6 number of octahedral voids Z that is 6 number of tetrahedral voids equal to 2Z that is 2 into 6 equal to 12। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ वॉइड्स की पोजीशंस इन FCC यूनिट सेल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन इन FCC यूनिट सेल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन इन FCC यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ n एटम्स n एंड 2n। और अगर ये FCC एंड HCP यूनिट सेल कंसीडर करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 और HCP यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 के बराबर हो जाएंगे। तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सॉलिड का फॉर्मूला फाइंड आउट कैसे करते हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड। तो यहाँ पर सॉलिड के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अब सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है इन अ FCC अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम्स, A एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड B एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स, फाइंड द फार्मूला ऑफ सॉलिड। सॉलिड का फार्मूला फाइंड आउट करना है, आपको A और B एटम का अरेंजमेंट गिवन है। तो यहाँ पर देखिए जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है उस सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या है, FCC अरेंजमेंट। FCC यूनिट सेल के रिपीटेशन से ये सॉलिड फॉर्म हो रहा है
और किन एलिमेंट से मिलकर बना है, ये हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स ले लिए हैं ए एंड बी। तो ए और बी एलिमेंट के एटम से ये सॉलिड फॉर्म हो रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर में। ए और बी एटम्स की पोजीशन क्या है? ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसमें स्ट्रेटजी क्या है किसी भी सॉलिड का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की। सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है वो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूले एंड एम्पिरिकल फार्मूले। मॉलिक्यूलर फार्मूले तो ये बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट का एग्जैक्टली कितना कितना एटम प्रेजेंट है, और एम्पिरिकल फार्मूला केवल ये बताता है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट के एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। तो जो सॉलिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये भी यूनिट सेल के फॉर्म के रिपीटेशन से फॉर्म होते हैं, और इसको हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट नहीं कहते। तो इसका जो फार्मूला होगा ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो in the atoms of different elements per unit cell। that is हम क्या करते हैं इसमें फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, जो अरेंजमेंट दिया है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पर यूनिट सेल हर एक टाइप के एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में उन एटम्स के बीच सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। दैट सिंपलेस्ट रेशियो विल गिव द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। एफसीसी यूनिट सेल है और ए एंड बी एटम्स की जो पोजीशन है एट ईच कॉर्नर एंड बी एट ईच फेस सेंटर। तो ए और बी एटम को मिलाकर एक एफसीसी अरेंजमेंट बन रहा है सॉलिड में। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए एटम सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और हर एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है क्यूबिक सिस्टम में कितना होता है 1/8। हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, और कॉर्नर एटम होंगे कितने 8। ठीक है, तो ए एटम 8 होंगे, और बी एटम्स हर एक फेस के सेंटर पर है। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो बी कितने हो जाएंगे 6। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम अरेंजमेंट बना दे रहे हैं। हर बार अरेंजमेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना है। तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट जो दिया है, ए एटम सारे कॉर्नर्स पर हैं क्यूब के, और बी एटम हर एक फेस के सेंटर पर। ठीक है, तो ये ब्लैक पॉइंट से हमने ए एटम को रिप्रेजेंट किया है, और ब्लू पॉइंट से बी एटम, ए एंड बी। तो देखिए ये अरेंजमेंट हमने यहाँ स्ट्रक्चर में शो कर दिया। अब ए एटम सारे कॉर्नर पर है, हर एक ए एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 और हर बी एटम का कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर पर है 1/2। ठीक है, इसी तरह से हर फेस सेंटर के बी एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2।
ये हम चाहे तो यहाँ लिख दें ए का 1/8 है और बी का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो अब टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितने हैं? 8 कॉर्नर्स पर हैं। यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल 8 into 1/8 1. Total number of B atoms per unit cell, ध्यान रख